गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 कानूनों की समझ। अब नाम से ही आपके दिमाग में आ रहा होगा बच्चों कि कानून क्या होते हैं। कानून वे सामान्य नियम है जो राज्य द्वारा स्वीकृत तथा लागू किए जाते हैं और हर किसी के लिए उनका पालन करना जरूरी होता है। भारत में कानून बिना किसी धर्म, जातिगत या लिंगगत भेदभाव के लागू होता है। मतलब चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। अब सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कैसे होते हैं? चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आम नागरिक हो, सभी पर कानून समान रूप से लागू होते हैं। और अगर किसी से कोई गलती होती है, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो बच्चों, अगर वह कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए भी उसी निश्चित सजा का प्रावधान है जो एक आम नागरिक के लिए प्रावधान है। मतलब एक आम नागरिक अगर वही गलती करता है और वही गलती एक राष्ट्रपति भी करता है तो दोनों को समान सजा का प्रावधान है, दोनों को समान सजा दी जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में कानून का शासन पाया जाता है। अब क्या प्राचीन भारत में भी समान रूप से कानून लागू था? नहीं बच्चों, प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे और वे कानून सभी पर समान रूप से लागू नहीं होते थे। कैसे लागू नहीं थे? जैसे जातिगत भेदभाव पाया जाता था। जाति के आधार पर अगर निचली जाति के व्यक्ति द्वारा वही अपराध किया जाता था तो उसके लिए सजा ज़्यादा निर्धारित की गई थी, और अगर वही अपराध ऊंची जाति के लोगों द्वारा किया जाता था तो उनके लिए सजा का कम प्रावधान था या उनको सजा दी ही नहीं जाती थी। तो प्राचीन भारत में बच्चों असंख्य स्थानीय कानून थे और सभी जो स्थानीय कानून थे अलग अलग क्षेत्र बदलते ही वह कानून बदल दिए जाते थे। मतलब किसी एक विशेष क्षेत्र में अलग कानून पाए जाते थे जबकि दूसरे क्षेत्र में दूसरे कानून पाए जाते थे। लेकिन पूरे भारत में कानून समान रूप से लागू हैं। तो अब आता है बच्चों औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था। अब औपनिवेशिक शासन क्या है बच्चों? जो अंग्रेजों ने हमारे भारत पर राज किया उसको हम औपनिवेशिक शासन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भारत क्या था? अंग्रेजों का, ब्रिटिश का उपनिवेश था, इसलिए उसको औपनिवेशिक शासन बोला जाता है। अब औपनिवेशिक शासन में क्या कानून पर आधारित व्यवस्था थी? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था थी, लेकिन बच्चों हम एक्चुअल में देखते हैं, वास्तव में देखते हैं तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। क्योंकि ब्रिटिश काल में भी, औपनिवेशिक काल में भी भेदभाव होता था, लेकिन वह भेदभाव कैसे होता था? राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव होता था बच्चों। अब राष्ट्रीयता के आधार पर कैसे भेदभाव था बच्चों? जैसे 1919 का रॉलेट एक्ट था। 1919 का रॉलेट एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। 1919 का रॉलेट एक्ट क्या था बच्चों? इसमें भारतीयों से अगर कोई अपराध होता है तो उस अपराध के लिए अंग्रेज जो है सुनवाई, अंग्रेज न्यायाधीश सुनवाई कर सकता था। लेकिन अगर किसी अंग्रेज को कटघरे में खड़ा किया जाता है तो उसकी सुनवाई अंग्रेज न्यायाधीश के द्वारा ही की जाती थी, इसलिए इसको काला कानून बोला जाता है बच्चों। तो ये राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव किया, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि औपनिवेशिक शासन में कानून पर आधारित व्यवस्था थी। अब इसी श्रृंखला में हम 1870 का राजद्रोह एक्ट लेते हैं। अब इसके अनुसार क्या था बच्चों? ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने पर बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। तो यह भी क्या है? कानून पर आधारित व्यवस्था हम नहीं कह सकते। तो ज़्यादातर जो इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि भारत में कानून व्यवस्था औपनिवेशिक शासन के दौरान स्थापित हुई, तो यह उनका मानना गलत है। जबकि कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक मानते हैं कि अंग्रेज जो है कानून के मामले में मनमानापन अपनाते थे।
अब मनमानापन कैसे है? जैसे 1919 का रॉलेट एक्ट या फिर 1870 का राजद्रोह एक्ट, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अंग्रेज कानून नाम की चीज़ का कोई पालन नहीं करते थे, वो राष्ट्रीयता को ज़्यादा महत्व देते थे। तो अब भारत में जो ये कानून का विकास हुआ, ये कैसे हुआ बच्चों? कानून की स्थापना हुई, वह कैसे हुई? राष्ट्रवादियों ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे निभाई? जैसे ही कोई कानून औपनिवेशिक शासन के द्वारा बनाया गया तो उसमें बहुत सारी खामियां होती थी। उन खामियों के खिलाफ राष्ट्रवादियों ने अपनी आवाज़ उठाई और ज़्यादातर उन्होंने सुधार करवाए उन कानूनों में। लेकिन सभी जो सुधार जो है राष्ट्रवादियों के नहीं माने गए, लेकिन कुछ सुधार राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों में सुधार करवाए। तो इससे हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवादियों ने कानूनी मामलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब कैसे निभाई थी? जैसे 1919 का रॉलेट एक्ट जब लागू हुआ तब कौन थे बच्चों? गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे। तो इसके खिलाफ राष्ट्रवादियों ने विद्रोह किया और इस विद्रोह के दौरान 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, तो क्या है बच्चों, 10 अप्रैल को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? क्योंकि ये 1919 के रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए विरोध कर रहे थे। और जब इन्होंने विरोध किया तो 13 अप्रैल तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया और उस सभा में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी और वहां पर महिलाएं और बच्चे मारे गए। तो इस घटना को जलियांवाला नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। तो हम देखते हैं बच्चों कि राष्ट्रवादियों ने कानूनी मामलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब नए कानून किस तरह बनते हैं? सबसे पहले क्या है, आमतौर पर जब समाज में विभिन्न समूह किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं तो संसद जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो और अब उनकी आवाज को संसद में उठाए। और जब संसद में आवाज उठाई जाएगी तो संसद क्या करेगी? अगर वह सही आवाज है उस पर कानून का निर्माण करेगी। हमें पता है कानून निर्मात्री संस्था क्या है? हमारी संसद है। अब इसी तरह का हम एक उदाहरण लेते हैं, घरेलू हिंसा कानून। अब घरेलू हिंसा होती क्या है बच्चों? घरेलू हिंसा क्या है? एक ही घर में रहने वाली महिला या उसके संबंधियों के साथ शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक या आर्थिक तौर पर प्रताड़ना की जाती है या महिला के खिलाफ यौन शोषण किया जाता है तो उसे हम घरेलू हिंसा कहेंगे। तो ये कानून बना, घरेलू हिंसा कानून। यह कब बना बच्चों? जब समाज में मांग उठी, जन सुनवाई हुई। समाज ने मांग क्यों उठाई बच्चों? क्योंकि जो पीड़ित महिला थी या पीड़ित महिला के संबंधी थे वह क्या थे? समाज का हिस्सा थे। और समाज में जब उनके साथ भेदभाव होगा, उनके साथ प्रताड़ना होती है, जब उनका शोषण किया जाता है तो वह न्याय के लिए मांग उठाते हैं। और यह मांग उठती है तो यह मांग समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य किसी मीडिया माध्यम जैसे रेडियो के माध्यम से या किसी संगठन के माध्यम से संसद तक पहुंचती है या हमारे प्रतिनिधियों तक पहुंचती है। तो वह इन आवाज़ों को संसद में उठाते हैं और संसद फिर इन पर कानून का निर्माण करती है। तो जब घरेलू हिंसा कानून बना तो सबसे पहले यह मांग कहाँ उठी? समाज में उठी। और फिर इस पर क्या हुई? जन सुनवाई हुई। और जन सुनवाई क्या होती है बच्चों? जब महत्वपूर्ण अधिकारियों द्वारा एक सभा का आयोजन किया जाता है तो उसमें आम आदमी जाकर अपनी समस्याओं को उठा सकता है। तब अधिकारी उन समस्याओं को दूर करते हैं या फिर दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम कहेंगे जन सुनवाई। अब जन सुनवाई एक और दूसरी तरह की भी होती है बच्चों, जो क्या है? ई पोर्टल पर की जाती है। जब आम लोगों को कोई समस्या होती है तो हम अपनी समस्या को सरकार को
अवगत करवा सकते हैं, जिस पर सरकार हमें न्याय देने की प्रक्रिया अपनाती है। तो घरेलू हिंसा पर क्या है, जन सुनवाई भी हुई। फिर तीसरे नंबर पर क्या आया, 1999 में वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार किया। फिर 2002 में यह विधेयक संसद में पेश कर दिया गया। फिर कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसद की स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए। फिर दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशों को राज्यसभा को सौंप दिया। इनको फिर लोकसभा में भी पेश किया गया। दोनों सदनों से जब इस विधेयक को मंजूरी मिल गई तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया और 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के नाम से इसको मंजूरी मिल गई और यह मंजूरी 13 सितंबर 2005 में मिली थी और 26 अक्टूबर 2006 में बच्चों यह लागू हुआ। अब जब कानून बनाए जाते हैं तो बच्चों कई बार क्या है, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून भी पास कर दिए जाते हैं। अब इनका क्या असर होता है, जो अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून पास हो जाते हैं, वैसे तो क्या है बच्चों, ये संवैधानिक रूप से वैध होते हैं, कानूनन ये सही होते हैं, लेकिन लोगों को इनकी नीयत साफ नहीं लगती क्योंकि इनमें लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो ऐसी सूरत में लोग क्या करते हैं बच्चों, इसकी आलोचना करते हैं और जनसभाएं करते हैं और अखबार, टीवी या अन्य मीडिया माध्यम से अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो जब ये आवाज़ उठाते हैं तो संसद पर कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है और कई बार तो क्या होता है बच्चों, कई बार तो ये जो अलोकप्रिय कानून है या विवादास्पद कानून है, इनको पूर्ण रूप से ही बदल दिया जाता है। लेकिन कई बार जो विवादास्पद धारा होती है इनमें या कोई विवादास्पद या अलोकप्रिय बात होती है, उसको संशोधन के माध्यम से हटा दिया जाता है। तो ये होते हैं आपके अलोकप्रिय कानून। और कई बार अलोकप्रिय या विवादास्पद कानून को सुप्रीम कोर्ट भी पुनर्विचार के लिए भेज देती है, तो उस पर हमारी संसद पुनर्विचार करके उसमें संशोधन या उसको पूर्ण रूप से ही हटा देती है। अब एक उदाहरण लेते हैं, एक नगर पालिका कानून जिसमें क्या है, पटरी पर दुकान लगाना या फेरी लगाना गैर कानूनी बना दिया गया था। अब ये गैर कानूनी, इसमें क्या है बच्चों, आम आदमी के लिए क्या था, फायदा था, क्योंकि उसको क्या है, जो दिक्कत होती थी सड़क पर जो दुकान लगा लेते हैं उससे उनको आने जाने में असुविधा होती है, आम आदमी को भी और जो ट्रैफिक होते हैं उनको भी असुविधा होती है। तो एक तरफ से देखा जाए तो, एक पक्ष से देखा जाए तो यह कानून सही था, लेकिन जो पटरी पर दुकान लगाने वाले होते हैं या फेरी लगाने वाले होते हैं, उनके पास किसी दुकान का प्रबंध नहीं होता, उनके पास किसी जगह का प्रबंध नहीं होता, किसी निश्चित जगह का प्रबंध नहीं होता और ना ही वो दुकान का किराया दे सकते हैं। उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो किसी अच्छी जगह पर जाकर दुकान किराए पर लें और उसका किराया चुकाएं। तो इस तरह की स्थिति में वे लोग नहीं होते हैं। तो उनके लिए अपनी रोजी रोटी कमाने का एक साधन होता है पटरी पर दुकान लगाना या फेरी लगाना। तो अपनी जीविका का निर्वहन करने के लिए उनको यह काम करना पड़ता है। तो एक तरफ से जो फेरी लगाने वाले हैं या जो पटरी पर दुकान लगाने वाले हैं, उनके पक्ष से यह जो कानून था यह अलोकप्रिय था और विवादास्पद था। तो इस कानून के खिलाफ जब पटरी पर दुकान लगाने वालों ने या फेरी लगाने वालों ने आवाज़ उठाई तो इस कानून को वापस ले लिया गया। तो इस तरह से जो अलोकप्रिय कानून होते हैं या विवादास्पद कानून होते हैं, विवादास्पद कैसे था, जैसे इसमें दो पक्ष थे बच्चों। एक पक्ष के लिए क्या था, ये पॉजिटिव था, सकारात्मक था, क्योंकि आम आदमी को जो परेशानी हो रही थी, रोड की चौड़ाई कम हो जाती है, इससे सड़क पर जब दुकानें लगा ली जाती है तो लोगों को आने जाने में असुविधा होती है, वाहनों को भी असुविधा होती है। तो एक पक्ष के लिए ये क्या था, सकारात्मक पहलू लिए हुए था, उनके लिए ये पॉजिटिव था। लेकिन दूसरी तरफ
जो अपनी जीविका चलाते हैं, फेरी वाले या पटरी पर दुकान लगाने वाले, उनके लिए नकारात्मक था, क्योंकि इससे उन लोगों की जीविका पर संकट आ गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अलोकप्रिय कानून होते हैं या विवादास्पद कानून होते हैं, उनको वापस भी ले लिया जाता है। स्थिति को देखते हुए, स्थिति को भांपते हुए संसद द्वारा इन कानूनों को वापस ले लिया जाता है। अब आता है हमारा नागरिक के रूप में कर्तव्य। हमारे भारत में क्या है, 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, 5 वर्ष के बाद हम अपनी नई सरकार बनाते हैं। तो सिर्फ हम उन प्रतिनिधियों के चुनाव तक ही सीमित नहीं है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक जागरूक नागरिक बने और अपने अच्छे बुरे, हित अहित दोनों को ध्यान में रखते हुए अपनी आवाज उठाएं। अब ये आवाज कैसे उठाएंगे हम? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? अखबारों या संचार माध्यमों से संसद की कार्यवाही पर नजर रखनी होगी। संसद कैसे कानून पास कर रही है, कोई अलोकप्रिय या विवादास्पद कानून तो नहीं पास कर रही है, या आम जनता की हित या अहित को देखते हुए कानून पास कर रही है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा। और इस चीज़ को हम कैसे ध्यान रख पाएंगे बच्चों? अगर हम एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभाते हैं। अब जागरूक नागरिक क्या होता है? अखबार से जुड़ा रहता है, अन्य संचार माध्यम है जैसे नेट है या फिर रेडियो है, टीवी है, उनसे जुड़ा हुआ है और संसद की कार्यवाही पर नज़र रखता है। तो हम एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभाएंगे, अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभा पाएंगे। और सिर्फ हम नज़र ही नहीं रखेंगे बच्चों, सांसद जो गलत कार्य करते हैं उसकी आलोचना भी करेंगे, या संसद में जो गलत कानून बनते हैं या विधेयक पास होते हैं या विधेयक पेश किए जाते हैं तो उन पर नज़र रखेंगे और गलत विधेयकों की या कानूनों की आलोचना करेंगे। तो हम एक जागरूक नागरिक के कर्तव्य को निभाएंगे। तो ये था हमारा नागरिक के रूप में कर्तव्य। अब आपकी किताब में पीड़ित जो महिला के लिए आया है, घरेलू हिंसा कानून में पीड़ित जो शब्द है उसकी परिभाषा बताई गई है। कौन होता है पीड़ित बच्चों? जिनके साथ हिंसा या दुराचार होता है उसे हम पीड़ित कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे इस पाठ में पीड़ित कौन है बच्चों? महिला या फिर उसके सगे संबंधी। फिर है हमारा एक इस पाठ में आया है सर्वाइवर। अब सर्वाइवर क्या है बच्चों? यहाँ पर हम महिला को पीड़ित कहने की बजाय सर्वाइवर कहना इस पाठ में ज़्यादा उचित समझा गया है। तो यहाँ पे 2 शब्दावली आपके लिए प्रस्तुत की गई है, पीड़ित व सर्वाइवर। अब आपके इस पाठ में एक और उदाहरण दिया गया है रोजा पार्क्स का। अब आप 7वीं कक्षा में रोजा पार्क्स के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों। कौन थी ये रोजा पार्क्स? अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी जिसने 1 दिसंबर 1955 में जब वह बस में सवारी कर रही थी तो वह अपने काम से थक कर आई थी और उसने अंग्रेज के लिए सीट छोड़ने से मना कर दिया था। जबकि उस समय कानून क्या था? जो अश्वेत था उसको बस की सीट को छोड़ना होता था जब कोई श्वेत नागरिक उस बस में सवार हो। तब रोजा पार्क्स ने क्या है बच्चों? बस में सीट छोड़ने से मना कर दिया था। उसने कहा कि जैसे एक श्वेत नागरिक को बस में बैठने का अधिकार है वैसे ही उसको भी अधिकार है, वह इस सीट को नहीं छोड़ेगी। और इसके बाद एक आंदोलन शुरू हो गया और 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित हुआ जिसके अनुसार नस्ल, धर्म व राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी बना दिया गया। अब उसके बाद अमेरिका में बिना किसी नस्लगत भेदभाव के, बिना किसी धर्मगत भेदभाव के और बिना किसी राष्ट्रीयता के भेदभाव के सभी को समान समझा जाता है। तो ये था आपका पाठ बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक्स।